गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपने टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके हम सारी रिवीजन क्लासेस हैं हमारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक की। ठीक है, आज हमारा पार्ट 1 है, कल हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज पार्ट 1 में पढ़ेंगे हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र, तटस्थता, वक्र, विश्लेषण, औसत और सीमांत लागत, और चौथा पॉइंट है हमारा उत्पत्ति के नियम। ठीक है, ये 4 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। अब देखिए, अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र होता है मानव के व्यवहार के अध्ययन और उसके वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करना, अर्थशास्त्र कहलाता है। अब मानव का व्यवहार कैसा है, क्या है, उस चीज के बारे में जो भी बताते हैं वो अर्थशास्त्र बताते हैं। ठीक है, अब देखिए, अर्थशास्त्र में एक हमारे लेखक हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र में कहा है कि इनका नाम है बारबरा। ठीक है, बारबरा ने क्या कहा है? बारबरा ने कहा है कि अर्थशास्त्र की छह अर्थशास्त्री होने पर 7 परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, 6 अर्थशास्त्री होंगे तो हमारी परिभाषाएं होंगी 7, ये कहा है बारबरा ने। ठीक है, अब इनके 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स की परिभाषाएं हैं इनकी। पहली परिभाषा है, देखिए पहली परिभाषा है आपकी धन केंद्रित परिभाषा है। अब दूसरी परिभाषा है आपकी कल्याण संबंधी परिभाषा है। ठीक है, और तीसरी है हमारी दुर्लभता संबंधी परिभाषा है। ठीक है, और चौथी है हमारी विकास संबंधी परिभाषा है। और 5वीं है हमारी आवश्यकता विहीनता परिभाषा है। देखिए, धन केंद्रित परिभाषाएं जो हैं वो उन्होंने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने इन्हें धन केंद्रित परिभाषा इसलिए कहा है क्योंकि इनमें उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। देखिए, इसकी धन केंद्रित परिभाषाओं में कौन कौन से लेखक हैं, कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं? एक तो है एडम स्मिथ, ठीक है, जेवी से, एक एन सरकार, और एक है आपके कौन है, कौन कौन हो गए? एडम स्मिथ हो गए, ठीक है, एडम स्मिथ, जेवी से, एन सरकार और एफ के वॉकर। ठीक है, इन 4 लोगों ने धन का विज्ञान कहा है अर्थशास्त्र को। ठीक है, एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों का धन तथा कारणों की खोज करता है। ठीक है, और जेबीसी ने कहा है अर्थशास्त्र धन का अध्ययन करता है। और एफ के वॉकर ने क्या कहा है? एफ के वॉकर ने कहा है अर्थशास्त्र ज्ञान का वह भाग है जो धन से संबंधित है। ठीक है, अब हमारे कल्याण संबंधी परिभाषाएं। कल्याण संबंधी परिभाषाएं क्या है? हमारी कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी हैं हमें प्रोफेसर पेंशन ने, प्रोफेसर पीकू ने, प्रोफेसर कैनन ने, प्रोफेसर क्लार्क ने, प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर एली ने, और प्रोफेसर बेवरिज ने, और प्रोफेसर जेएस मिल ने। ठीक है, अब कल्याण संबंधी परिभाषाओं में मार्शल ने कहा है कि उन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं हमारी कल्याण संबंधी परिभाषाओं में। उन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र भौतिक विज्ञान का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये सारी परिभाषाएं दी हैं हमारी किसने? मार्शल ने।
ठीक है। प्रोफेसर पेंशन ने कहा है कि अर्थशास्त्र भौतिक साधनों का विज्ञान है, भौतिक साधनों का विज्ञान है। ठीक है। अब आती है हमारी दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। अब दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं क्या किसने दी है? दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं दी है आपकी सैमुअल्सन ने। ठीक है, सैमुअल्सन ने, रॉबिन्स ने, लर्नर ने। ठीक है, ये हमारे राइटर है जिन्होंने क्या कहा है, जिन्होंने हमारे लेखक हैं अर्थशास्त्री, जिन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा कहा है। दुर्लभता संबंधी परिभाषा का मतलब है कि जिन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र थोड़ा इजी नहीं है, थोड़ा टफ है। ठीक है, तो इन्होंने अब रॉबिन्स ने क्या कहा है? रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र हमारा क्या है? अर्थशास्त्र हमारे सामाजिक विज्ञान और वास्तविक विज्ञान दोनों है। ठीक है, अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं दोनों है। और देखिए अब आती है विकास संबंधी परिभाषाएं। अब विकास संबंधी परिभाषाएं क्या होती है? विकास संबंधी परिभाषाएं होती है हमारी किसने दी है? प्रोफेसर वेहलम ने। ठीक है, वेहलम ने दी है। और किसने दी है? अर्थशास्त्र विकास संबंधी परिभाषाएं, जिन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। वो हमारे अर्थशास्त्री जो है वो विकास करते हैं। ठीक है, विकास का विज्ञान है। अब आता है आवश्यकता भिन्नता परिभाषाएं। आवश्यकता भिन्नता परिभाषाएं हमारी दी है प्रोफेसर मेहता ने। ठीक है, मेहता ने दी है ये परिभाषाएं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र व स्वरूप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अर्थशास्त्र के क्षेत्र व स्वरूप। अब देखिए क्या है, उन्होंने बोले हैं उनके 5 स्वरूप हैं। एक होता है उपभोग, उपभोग के क्षेत्र में। दूसरा आपका उत्पादन के क्षेत्र में। तीसरा आपका वितरण के क्षेत्र में। चौथा आपका विनिमय के क्षेत्र में। और पांचवा आपका राजस्व के क्षेत्र में। ठीक है, उपभोग का मतलब होता है कि उपभोग का मतलब होता है चीजें बनाना। ठीक है, उत्पादन का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना। ठीक है, वितरण का मतलब होता है जो वस्तुएं और सेवाएं आपने बनाई है या प्रयोग की है उनका वितरण, बांटना उन्हें। ठीक है, विनिमय का मतलब होता है कि उन चीजों के बदले अदल बदल करना, मतलब उस चीज के बदले किसी दूसरी चीज को देना। ठीक है, अदल बदल करना। और राजस्व का मतलब होता है उन सभी चीजों के बदले धन प्राप्त करना। ठीक है, तो ये क्या थे आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र व स्वरूप। अब पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की सीमाएं। अब देखिए पढ़ते हैं अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या होती है? मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, मतलब मानव ने जो क्रियाएं करते हैं, मानव जो क्रियाएं करते हैं उनका अध्ययन करना। नियम, ध्रुव तथा सत्य नहीं। ध्रुव का मतलब होता है आपका अटल। ठीक है, अटल मतलब निश्चय। ठीक है, तो नियम क्या है? उसके डिसाइड नहीं है, पूरे निश्चय नहीं है और सत्य नहीं है। ठीक है, लक्ष्यों का विवेचन नहीं, मतलब लक्ष्यों के ऊपर विचार नहीं करना। ठीक है, सीधे काम कर देना पर विचार न करना। गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं। गैर आर्थिक क्रियाएं वो होती है जो धन से संबंधित नहीं होती, मतलब जो आपकी किसी की सेवाओं के लिए की जाती है वह गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, जो धन से संबंधित नहीं होती, केवल सेवाओं से संबंधित होती है। सामाजिक, आर्थिक और समान व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, मतलब जो समाज में रहने वाले लोग हैं, जो आर्थिक होता है, आर्थिक मतलब जो धन से संबंधित लोग हैं, जो धन कमाने से मतलब रखते हैं वो, और समान व्यक्ति, जो समान व्यक्ति जैसे हम लोग हैं, नॉर्मल लोग। ठीक है, कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है जो धन से संबंधित है, मतलब धन कमाने से संबंधित, उनका अध्ययन करना। ठीक है, ये थे आपकी अर्थशास्त्र की सीमाएं। आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तटस्थता का वक्र विश्लेषण। तटस्थता वक्र विश्लेषण। देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे आपको। देखिए प्रोफेसर किन्स की परिभाषा है। प्रोफेसर किन्स क्या कहते हैं? प्रोफेसर किन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र ने अपना गला
अर्थशास्त्र ने अपना गला अपनी परिभाषाओं से घोट लिया है। मतलब इतनी सारी परिभाषा है उनकी कि उन्होंने अपना गला घोट लिया है परिभाषाओं से। ठीक है, ये कौन कहते हैं? प्रोफेसर किन्स कहते हैं। और कुछ विद्वान क्या कहते हैं? उसे घृणित विज्ञान कहते हैं, मतलब नफरत का विज्ञान। ठीक है, घृणित। और कुछ कहते हैं कुबेर की विद्या। ठीक है, कुछ कहते हैं विद्या का ज्ञान। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र की हमारा चैप्टर था, पहला टॉपिक था अर्थशास्त्र के क्षेत्र। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, तटस्थता वक्र विश्लेषण। वक्र विश्लेषण। अब तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या होता है? तटस्थता का मतलब होता है हमें समान संतुष्टि प्राप्त होना। ठीक है, जितनी हमें भूख है उतनी संतुष्टि प्राप्त होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? तटस्थता का मतलब होता है दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को मिलाने वाला वक्र से उपभोक्ता को जो समान संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम तटस्थता वक्र कहते हैं। हमें तटस्थता वक्र के दो नाम और बताए थे हमने बताया था उदासीनता वक्र और क्या बताया था? अधिमान वक्र। ये आपके तटस्थता वक्र विश्लेषण के नाम है सेकंड। ठीक है, अब इनको किसने किया था? इनका प्रतिपादन हुआ था 1881 में एजवर्थ ने। किसने किया था? 1881 में एजवर्थ ने। ठीक है, और इनकी विधि का विस्तार किया था? पेरेटो ने 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 में किसने किया था? पेरेटो ने इनके विधि का विस्तार। और क्या हुआ था? इन विधि को आगे बढ़ाया था 1913 में जॉनसन ने। ठीक है, और 1915 में स्लटस्की ने। किसने आगे बढ़ाया था? 1913 में किसने बढ़ाया था? 1913 में बढ़ाया था जॉनसन ने, और 1915 में बढ़ाया था स्लटस्की ने। ठीक है, इनकी नई विधि का एक प्रतिपादन और हुआ था। नई विधि का प्रतिपादन हुआ था, वो किसने किया था? वो किया था एजवर्थ ने, पेरेटो ने, एलन ने और हिग्स ने। ठीक है, ये चार अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इनकी तटस्थता वक्र विश्लेषण की विधि को आगे बढ़ाया था, मतलब उनका नई विधि का प्रतिपादन किया था। देखिए, अब ये क्या है? हमारी तटस्थता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण का ढलान जो होता है वो ऋणात्मक होता है, मतलब घटता हुआ। ठीक है, कैसे बना होता है? ऐसे। ठीक है, ऐसे बना होता है, जिसे बोलते हैं हम इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तटस्थता वक्र की फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तटस्थता वक्र का ढलान कैसा होता है? ऋणात्मक, मतलब घटता हुआ। ठीक है, तटस्थता वक्र मूल बिंदु से उन्नोत्तर होता है, मतलब मूल बिंदु से यहां से बढ़ जाता है वो। ठीक है, ऊंचा तटस्थता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करता है। मतलब अगर क्या होगा, अगर तटस्थता वक्र का स्तर जो होगा वो ऊंचा होगा तो हमें संतुष्टि भी अच्छी मिलेगी। ठीक है, अगर हमारा क्या होगा? तटस्थता वक्र का क्या होगा? अगर ऊंचा तटस्थता वक्र होगा तो हमें संतुष्टि भी क्या मिलेगी? संतुष्टि भी हमें फुल मिलेगी। ठीक है, बड़ी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तटस्थता वक्र के समूह को तटस्थता मानचित्र कहते हैं। अब देखिए तटस्थता वक्र का समूह कैसे होता है? देखिए, तटस्थता वक्र का समूह होता है ऐसे। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये समूह कहलाते हैं ना तटस्थता वक्र के। तो इन समूह को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं तटस्थता मानचित्र। ठीक है, अब दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, मतलब ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तटस्थता वक्र किसी अक्ष को नहीं छूते, मतलब ये वाले पॉइंट को वो नहीं छूते हैं। ठीक है, किसी भी अक्ष को नहीं छूते। अब आती है मान्यताएं। ठीक है, तटस्थता वक्र की मान्यताएं मतलब होता है मंजूरी देना। मतलब तटस्थता वक्र विश्लेषण किस चीज को मंजूरी देता है? वो कहता है दो वस्तुएं होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? दो वस्तुएं होनी चाहिए। उपभोक्ता की असंतुष्टि, मतलब अगर उपभोक्ता किसी भी चीज से असंतुष्ट है, मतलब अगर वो उसको खा नहीं पा रहा है या कुछ भी चीज, तो उसको असंतुष्टि हो तभी तटस्थता वक्र विश्लेषण लागू होगा। ठीक है, क्रमवाचक उपयोगिता, मतलब क्रमवाचक मतलब लाइन से। ठीक है, क्रम मतलब क्रम से, लाइन से। ठीक है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर का निरंतर घटते जाना। प्रतिस्थापन की सीमांत दर का निरंतर घटने जाने से क्या होगा? अगर प्रतिस्थापन की सीमांत दर निरंतर घटती रहेगी तो आपका तटस्थता वक्र विश्लेषण अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? तो आपका तटस्थता वक्र विश्लेषण अधिक हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु रख देना। मतलब अगर हम आपको भूख है, आपके रोटी की जगह हम कोई और चीज दे दें आपको, जिससे आपका पेट भर सके, तो उसकी जगह दूसरी चीज रख देना। ठीक है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर को निरंतर घटते जाने से तटस्थता की क्या होगी? तटस्थता वक्र विश्लेषण की बढ़ जाएगा। अब उपभोक्ता की
विवेकशीलता, उपभोक्ता कौन होता है, जो खा रहा है चीजों को, ठीक है। विवेकशीलता का मतलब होता है बुद्धि, मतलब अगर उसे भूख है तो वो कुछ भी खा ले, ठीक है। विवेकशीलता का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धिमान होना, ठीक है। अब हमारा तटस्थ वर्ग विश्लेषण खत्म होता है। फिर एक और फॉर्मूला है इसमें, एक फॉर्मूला है MRS/XY, MXU अपॉन MUY। यहाँ का मतलब है एक वस्तु, ठीक है, और यहाँ है दूसरी वस्तु, ठीक है। ये तटस्थ वर्ग विश्लेषण को निकालने का फॉर्मूला है। जैसे मान के चलिए आपके पास 4 चीजें हैं, आपके पास क्या है, 4 कमोडिटी है, मतलब ABCD, ठीक है। आपके पास सेब है, आम है और सेब है, ठीक है। अब 1 2 3 4, तो क्या कर रहे हैं आप, जैसे आप निकालेंगे हम MS, ठीक है। पहली वस्तु में रखा हमने आम, ठीक है, दूसरी में रखा हमने सेब, तो निकलेगा आपका 1:10, ऐसी 2:7, 3:5 और 4:4, ठीक है, ठीक है। तो हमारा तटस्थ वर्ग विश्लेषण चैप्टर खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं औसत एंड सीमांत लागत। अब स्टार्ट करेंगे हम क्या, औसत एवं सीमांत लागत, ठीक है। देखिए औसत और सीमांत लागत क्या होती है, देखिए प्रत्येक एक वस्तु की प्रत्येक इकाई को हम औसत लागत कहते हैं। क्या, एक वस्तु की प्रत्येक इकाई को हम क्या कहते हैं, औसत लागत। और सीमांत लागत क्या कहते हैं, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन को, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन को हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत, मतलब एक अधिक और इकाई को, है ना। तो देखिए पहले तो एक होता है आपका कुल लागत। अब कुल लागत क्या होता है, सभी इकाइयों के खर्चे के योग को, क्या, सभी इकाइयों के खर्चे के योग को हम कुल लागत कहते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे आपकी इकाइयां के खर्चे इकाइयां होती हैं, उनके खर्चों को क्या कहते हैं हम, कुल लागत। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कुल लागत भी बढ़ेगी, और अगर उत्पादन कम होगा तो कुल लागत भी कम होगी, ठीक है। क्या होगा, अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कुल लागत भी बढ़ेगी, और उत्पादन अगर घटेगा तो कुल लागत भी घटेगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एक TC = TFC प्लस TVC। अब देखिए क्या होता है, TC मतलब होता है कुल लागत, ठीक है, टोटल कॉस्ट, ठीक है, क्या होता है, कुल लागत। और TFC क्या होता है, TFC होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट जिसे बोलते हैं हम कुल स्थिर लागत, जो आपकी हमेशा फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती, आपके प्रत्येक यूनिट पर ये कॉस्ट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। अब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब होता है कुल परिवर्तनशील लागत, आपकी चेंज होती रहती है, ये प्रत्येक यूनिट पर चेंज होगी, ठीक है। ये क्या होगी, ये प्रत्येक यूनिट पर चेंज होगी। अब होता है आपका सीमांत लागत का फॉर्मूला क्या होता है, हमने सीमांत लागत अभी भी बताया कि प्रत्येक एक अतिरिक्त इकाई, ठीक है, के उत्पादन की, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन को क्या बोलते हैं, सीमांत लागत। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है MC = TCN - TCN - 1, ठीक है। अब MC का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब TC का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, कुल लागत, ठीक है। कुल लागत जो आपकी क्या दे रखी हो, जो आपकी प्रेजेंट ईयर की हो, उससे आपके प्रीवियस ईयर की माइनस कर देते हैं, मतलब अगर 2021 की है यहाँ पर तो 2020 वाली आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी आपकी सीमांत लागत। फिर होती है आपकी औसत लागत। औसत लागत का फॉर्मूला होता है AC/TC, AC = TC/Q। Q का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है, उत्पादन। Q का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, उत्पादन।
अब एसी क्या है, एसी का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट, कुल औसत लागत, ठीक है। टीसी का मतलब कुल लागत, टोटल कॉस्ट। जब हम टोटल मैसेज से कुल लागत में हम भाग करते हैं उत्पादन का, तो हमारी क्या निकल कर आती है, तो हमारी निकल कर आती है औसत लागत, ठीक है। एक होती है आपकी औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत कैसे निकलती है, एबीसी इज इक्वल टू टीबीसी अपॉन क्यू। एवरेज क्या होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसे क्या बोलते हैं औसत परिवर्तनशील लागत। वो कैसे निकलेगी, कुल परिवर्तनशील लागत में डिवाइड करेंगे हम उत्पादन का, ठीक है, भाग करेंगे किसका, क्यू का, उत्पादन का, ठीक है, तो निकल कर आएगी। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और आपकी एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, इसे क्या बोलते हैं हम, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत और आपका सीमांत लागत। ये इनकी आकृति सेम होती है तीनों की, ठीक है। कौन सी आकृति होती है, ये होती है यू आकृति, ठीक है। इन दोनों की, तीनों की आकृति क्या होती है, सेम होती है। और एक होता है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसकी आकृति होती है राइट एंगल हाइपरबोला, ठीक है। राइट एंगल हाइपरबोला का मीन्स क्या होता है, देखिए ऐसे बनी हुई होती है आकृति, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, अब हम एक क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन के फॉर्मूले को बता देते हैं आपको, जिससे आप आसानी से कर सके क्वेश्चन। आपकी पहले दे रखा है क्यू, फिर दे रखी है आपकी टीसी, ठीक है। अब टीसी से आप क्या निकालना चाहते हैं, टीसी से निकालते हैं पहले हम फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं हम 5, ठीक है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमने बताया था कि फिक्स कॉस्ट हमेशा हर एक यूनिट पर सेम रहती है, ठीक है। इससे लागत क्या रहती है, सेम रहती है, टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट जिसे बोलते हैं। अब कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देखिए फॉर्मूला बताया था हमने, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीबीसी, ठीक है। ये बताया था आपको, टोटल कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में 10, टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी 5 है, ठीक है। ये आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है आपको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। निकल कर आ गया आपका टीबीसी, कितना निकला आपका टीबीसी, टीबीसी निकला आपका 5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या दे रखा होगा, टीसी दे रखा होगा कितना 20, एफसी कितना दे रखा होगा 5, टीबीसी कितना निकलेगा आपका कितना 15, ठीक है। ऐसे ही इसका निकलेगा, इसका निकलेगा आपका 25, इसका निकलेगा आपका 35, इसका निकलेगा आपका 45, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, अब हम निकालते हैं एवरेज कॉस्ट, ठीक है। क्या निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था हमने, एसी अपॉन टीसी अपॉन क्यू। एवरेज कॉस्ट का देखो, टीसी दे रखी है 10, 10 से डिवाइड करेंगे हम 1 से, ठीक है। आपको क्वांटिटी कितनी है 1, तो कितना निकला आपका एसी 10, ऐसे 20 से डिवाइड करेंगे 2 का तो क्या निकलेगा आपका 10, 30 से डिवाइड करेंगे 3 का तो क्या निकलेगा आपका 10, 40 से डिवाइड करेंगे 4 का तो क्या निकलेगा 10, 50 से डिवाइड करेंगे 5 का तो क्या निकलेगा आपका 10।
ये निकल कर आई आपकी क्या, एवरेज कॉस्ट। अब हमें निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। हमने बोला था कि जो प्रीवियस वाला है, ठीक है, जो आपका नया है उसे प्रीवियस वाले को माइनस कर देंगे, ये बताया था हमने। तो देखिए अब देखिए 10 से ऊपर क्या है, देखिए पहला तो ये वाला हो गया आपका, यहाँ पर कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं मानते। जब कुछ नहीं मानते तो इसका मतलब क्या होता है, हमें पता नहीं क्या है, तो इसकी जगह हम इन्फिनिटी का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम प्रीवियस प्रेजेंट वाले में से प्रीवियस को घटाएंगे। 20 में से 10 को घटाया, निकल कर आया आपका 10। 30 में से 20 को घटाया, निकल कर आया आपका 10। 40 में से 30 को घटाया, निकल कर आया आपका 10। और 50 में से 40 को घटाया, निकल कर आया आपका 10। ये था आपका क्या, औसत सीमांत लागत, ठीक है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है आपका उत्पत्ति के नियम, परिवर्तनशील होंगे, ठीक है। कुछ साधन स्थिर होंगे इसमें, कुछ साधन आपके परिवर्तनशील होंगे। ये अल्पकाल के लिए होता है। अल्पकाल मतलब होता है शॉर्ट पीरियड, ठीक है, छोटे टाइम के लिए होता है उत्पत्ति ह्रास नियम। अब इसके 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार कैसे होते हैं, उत्पत्ति क्या होता है, उत्पत्ति का वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम, ठीक, क्या क्या होते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम, ठीक है। ये तीनों पॉइंट, ये 3 इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के 3 प्रकार है, उत्पत्ति वृद्धि नियम, समता नियम और ह्रास नियम। अब उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है, उत्पत्ति वृद्धि नियम में क्या होता है, सभी साधन आपके स्थिर रहेंगे। क्या होगा, सभी साधन आपके स्थिर रहेंगे और एक साधन आपका परिवर्तनशील होगा। क्या होगा, सभी साधन आपके फिक्स रहेंगे, ठीक है, और एक साधन परिवर्तनशील होगा, जो परिवर्तनशील होने के साथ साथ आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आता है उत्पत्ति समता नियम। अब उत्पत्ति समता नियम क्या होता है, उत्पत्ति समता नियम होता है जिसमें सभी साधन आपके स्थिर रहेंगे, एक साधन आपका परिवर्तनशील होगा, ठीक है। परिवर्तनशील के साथ वो समान दर से वृद्धि होगी। इसमें क्या होगा, इसमें केवल वृद्धि होती जाएगी, चाहे वो कितने भी से हो, 2 का हो, 5 का हो, 8 का हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये समान दर से, मतलब 2 बढ़ रहा है तो फिर 4, ठीक है, समान दर से मतलब 2 से ही डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका कहलाएगा उत्पत्ति समता नियम। अब उत्पत्ति ह्रास नियम क्या होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम होता है आपका जिसमें सभी आपके क्या होंगे, कुछ साधन आपके स्थिर होंगे, ठीक है, सभी साधन आपके स्थिर होंगे, पर एक साधन जो होगा वो परिवर्तनशील होगा, लेकिन वो बढ़ती दर से घट जाएगा। जैसे क्या होगा, 6 है यहाँ पर तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बढ़ती दर से, मतलब बढ़ता हुआ आ रहा है। पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है आपका 6, फिर 7, फिर 8, फिर क्या होगा, सडनली आपका क्या हुआ, 4 हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये बढ़ती दर से आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका उत्पत्ति ह्रास नियम। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, उत्पत्ति वृद्धि नियम का डायग्राम हमेशा ऐसे बनता है। इसमें क्या होगा, एमपी ऊपर होगा और एपी नीचे होगा, ठीक है। ये किसका है, उत्पत्ति वृद्धि नियम का, ठीक है। अब आता है उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम का डायग्राम ऐसे बनेगा जिसमें एमपी और एपी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों बराबर होंगे, एपी और एमपी। अब आता है उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम का डायग्राम कैसे बनेगा, या तो नीचे भी बन सकता है, या यहीं पे भी फिनिश हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें एपी ऊपर बनेगा और एमपी नीचे, ठीक है। ये था आपका क्या, ये उत्पत्ति वृद्धि नियम का आपका क्या है डायग्राम, ये उत्पत्ति समता नियम का डायग्राम है, ठीक है। ये उत्पत्ति ह्रास नियम का डायग्राम है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए एमपी हमने नीचे लिखा है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, यहाँ पे भी फिनिश हो सकता है, यहाँ पर भी। अगर ये नेगेटिव होता है तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, और अगर पॉजिटिव होता है तो यहीं पे फिनिश हो जाएगा।